हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी महीने से शुरू हो जाएंगे। लगभग जो है जितने भी लोग अपियर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, कहीं ना कहीं जो है उनके मन में मतलब सवाल ये रहा होगा कि लास्ट मोमेंट पे जो है हम कैसे तैयारी करें। क्योंकि पहली बार हो सकता है कि 10th वाले बच्चे जो है पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, 12th वाले का दूसरी बार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक मन में अभी भी जो है आशंका बनी रहती है कि कैसा प्रश्न आएगा, किस तरीके से जो है हम उसको अटेंड करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। आपकी सारी जितने भी आपकी क्वेश्चंस मन में आ रही होंगी, जितने भी आपके मन में सवाल आएंगे, कहीं ना कहीं जो है उसका उत्तर जो है इस वीडियो के अंदर है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है आपको पूरा देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है किसी भी जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो है आपके माइंडसेट के बारे में बात होगी। माइंडसेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे है कि होता है ना कि जैसे बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि अब तो बहुत कम समय बचा है, अब नहीं हो पाएगा, अब 1 ही महीना बचा है, 1.5 ही महीना बचा है। तो कहीं ना कहीं जो है उनके मन में ये निगेटिविटी आ जाती है। तो सबसे पहले तो इस चीज को हमें दूर करना होगा, क्योंकि जब आपके मन के अंदर 1% भी निगेटिविटी बैठी है कि मुझसे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो है आपका सच में नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आपको अपने माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बोर्ड एग्जाम जो है अगर हम बात करें तो आपके बुद्धि की जांच नहीं की जाती है, आपकी तैयारी कैसी है उस चीज को जो है वहां पर देखा जाता है कि आप तैयारी कितना किए हैं। क्योंकि भगवान ने तो सबको दिमाग दिया है और दिमाग कहीं ना कहीं सबके पास बराबर होता है। अब ये यूज कैसे आप कर रहे हैं, उस चीज का कैसे आपको उपयोग करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभी भी जो है समय है, आप मतलब अपने शेड्यूल के हिसाब से उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना होगा कि डर जो है ना पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर क्या है? पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए अभी के समय में, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है। दूसरा है सिलेबस को तोड़कर समझना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी तो मन में एक ही सवाल आ रहा हो कि अरे इतना इतना ज़्यादा सिलेबस है, 14 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, कैसे इसको हम कर पाएँगे? तो ये जो चीज़ है, अगर आप पहले से, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, पढ़े तो होंगे, लेकिन उसको जो है अभी भी क्या कर सकते हैं आप, उसको छोटे-छोटे पार्ट में बाय पार्ट करके जो है उसको आप तोड़-तोड़ के जो है पढ़िए। क्योंकि इससे जो है ना, जैसे सबसे पहले आपको उसमें ना 3 कॉलम बना लीजिए। कॉलम कहने का मतलब ये है कि उसमें जो है आपको 3 कॉलम बनाने का मतलब है कि सबसे पहले जो है एक आसान सवाल को रख लीजिए, फिर उसके बाद मध्यम सवाल को रख लीजिए और सबसे जो है कठिन सवाल को रख लीजिए। और तीनों सवाल को जो है आप कंपेयर कीजिए, तीनों सवाल को बारी-बारी से सॉल्व कीजिए, बारी-बारी से उसका उत्तर लिखना शुरू कीजिए। उसको नहीं आ रहा है, उसको अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से वहाँ से ही पता कर सकते हैं, अपने टीचर के माध्यम से कॉन्टैक्ट कीजिए। उस चीज़ को जो है आप क्लियर कर सकते हैं। और जो सबसे कठिन चैप्टर है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा भारी है, हमको समझ में नहीं आता, उस चीज़ पे जो है आपको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है उसी उसी से हो सकता है कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ जाएँ, तो आपके लिए जो है बाद में दिक्कत हो सकता है। ठीक है? अब उसके बाद तीसरा पॉइंट हम ये कहेंगे, परफेक्ट नहीं प्रैक्टिकल टाइम टेबल चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि अरे हम तो बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाए हैं, अपने हिसाब से बना है। और टाइम टेबल जो है कहीं न कहीं वो आपके हिसाब से तो सही होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे छात्र-छात्राएँ होंगी जो मतलब अपने हिसाब से तो जो है टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ दिखने में अच्छा लगता है, कॉपी में ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? लेकिन टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए आपका कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम का समय है, तो कम से कम जो है रोज़ाना आपकी 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कहने का मतलब ये है कि आप जो है, जो भी चीज़ आपका सिलेबस तो अभी लगभग सभी लोगों का खत्म हो गया होगा, अभी प्री बोर्ड भी बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है आपको कम से कम जो है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है? और इसको जो है आप 6 से 8 घंटे की जो पढ़ाई कर रहे हैं ना,
उसको भी जो है आप जैसे आप स्कूलों में जो पीरियड होता है 40-45 मिनट का, उसके हिसाब से आप इसको अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। जैसे 45 मिनट पढ़ाई किए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिए, 10 मिनट का ब्रेक लिए। लेकिन होता है उल्टा, 10 मिनट पढ़ते हैं और 45 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो कहीं न कहीं जो है ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है? और कोशिश करना है कि एक दिन में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा विषय को कवर कीजिए, कम से कम जो है 3 से 4 सब्जेक्ट को कवर करना है। जो आपका जैसे 5-6 सब्जेक्ट तो होता है, तो कम से कम 50% सब्जेक्ट को जो है एक दिन में आप कवर कीजिए, ठीक है? और देखिए यहाँ पे जो सबसे कठिन विषय आपको जैसे मैथ्स लगता होगा, साइंस लगता होगा, तो इसको जो है सुबह में पढ़िए और शाम के अंदर जो है हिंदी पढ़ लीजिए, एसएसटी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, तो उस तरीके से जो है आपकी तैयारियाँ अच्छी होंगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी का जो है कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो है चौथा पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी की पढ़ाई ही करें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है लास्ट मोमेंट पे जितना ज़्यादा आप कवर अप करेंगे एनसीईआरटी को, तो आपके लिए मतलब फ़ायदा रहेगा। सबसे पहले तो ये है कि पहले पूरा चैप्टर जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है बहुत जो जैसे इंपॉर्टेंट लाइंस जो है आपके लिए लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? और फिर हर पैराग्राफ से जो है ना आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। जब आप खुद से जो है ना क्वेश्चन बना के उसका सवाल बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन बनाएंगे और उसका जवाब आप देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो तैयारी होगी वो एक ऐसी लेवल की तैयारी होगी कि आप बोर्ड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है पांचवा पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि लिखने की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर आता तो सब है लेकिन नंबर ही नहीं आता है, कॉपी में तो बहुत लिखते हैं, भर भर के लिखते हैं, लेकिन नंबर ही नहीं आता है। तो इसका कारण ये है कि हम लोग को जो है लिखने का आदत नहीं होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं मैथ्स का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैथ्स में जो है कोई ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने क्या किया, फॉर्मूला जो है हमने याद कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो फॉर्मूला आप याद तो कर लिए हैं, लेकिन वो फॉर्मूला जब आपको याद हो गया है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कैसे जो है उसको जो है बोर्ड में कैसे उसको लिखेंगे। मान लीजिए फॉर्मूला किसी वॉल्यूम ऑफ को सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है लेकिन उसको कैसे सॉल्व करते वही नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज आपको दिक्कत करेगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको लिखने की आदत डालनी होगी। लिखने की आदत डालने के लिए कम से कम जो है आप अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि अगर कोई एक टॉपिक लिए है तो उससे 10-15 रिलेटेड सवाल जो है, क्वेश्चन जो है आप उसको करें और उसको आप सही तरीके से देखें क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बनता है। तो इससे क्या होगा कि जो है आप सही तरीके से जो है आपकी मेहनत होगी और साथ ही साथ जो है आप टाइम टेबल जो आपका है उस टाइम टेबल को जो है मतलब जो आपने टाइम टेबल फिक्स किया है उसके टाइम टेबल को जो है फिक्स करके ही बनाएं और साथ ही साथ जो है पॉइंट्स में लिखें। और जहां भी आपको डायग्राम, जैसे साइंस में कहीं डायग्राम की जरूरत पड़ती है या फिर एसएसटी मैप का जरूरत पड़ती है, तो लेवलिंग वुबलिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा चीज है कि जैसे हम लोग जो है पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद जो है उसका रिवीजन नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है आपने पूरे साल पढ़ाई किया लेकिन उसका रिवीजन मत कीजिए। हो सकता है कि आप चैप्टर जो है उसको 4 दिन 5 दिन बाद भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है जैसे आपने कोई आज चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो उसको जो है ना पहला रिवीजन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि उसको अगले 24 घंटे में फिर से एक बार रिवीजन कर ले, ताकि वो चीज आपके माइंड में जो है ना कंठस्थ तरीके से बैठ जाए कि हाँ हमने ये पहला चैप्टर पढ़ा था और इस चैप्टर में ये चीजें हैं, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर सेकेंड रिवीजन जो है आपका 1 वीक में कम से कम उस पुराने चीज को पढ़ें। पढ़ने का मतलब है कि देखिए अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो उसको रिवीजन करने में समय नहीं लगता, क्योंकि वो आप हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी थी, ये चीजें पढ़ी, तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तीसरा है रिवीजन कब कीजिएगा, एग्जाम से पहले कर लीजिए। जो एग्जाम के बीच में गैप मिलता है ना, तो उसके बीच में जो है आप उस गैप के बीच में आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7वां पॉइंट आपके लिए है कि सैंपल पेपर और पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसको जो है हमें सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि इससे जो है हम लोग को प्रश्न जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे इस बार आने का चांसेस हो सकता है। तो जब आप किसी पेपर को एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करने के बाद जो है कहीं ना कहीं आपके मन में जब एनालिसिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपके मन के अंदर जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो चीजें जो है आपको लाइन टू लाइन वहां पे दिख जाएंगे। पेपर जब एनालिसिस करेंगे, अच्छा इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब आप सैंपल पेपर देखते हैं तो इससे जो है आप 3 घंटे के समय के अंदर उस पेपर को बना रहे हैं,
तो आपका टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाता है, आपको एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी जो है उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाकर बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम देने से क्या फायदा, आपने तो कभी टाइम मैनेजमेंट सीखा ही नहीं है, और जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका पेपर वो खराब होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इससे जो है आपका क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है, अरे कहीं से भी प्रश्न आएगा देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप पिछले साल के बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व, सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो पेपर में जब आप उस पिछले 2-4 साल के क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप आसानी से पेपर को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है सबसे पहले जो है जो 8वां नंबर पॉइंट है उसके लिए हेल्थ, नींद और मोबाइल कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा शरीर सही रहेगा तो शरीर सही रहेगा तभी तो जो है हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे ना, और शरीर ही सही नहीं रहेगा, हेल्थ ही हमारा खराब रहेगा, बीमारी से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपका एग्जाम भी उसी तरीके से जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमें जो है कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद भी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मोबाइल को दिन में जितना हो सके उतना कम देखें, मोबाइल को जितना हो सके उतना दिन में कम आपको देखना है, क्योंकि इससे क्या होगा क्योंकि अगर आप लगता है कि मोबाइल जो है हम अभी हाथ में लिए हैं 5 मिनट देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो 5 मिनट आपका 1 घंटे में बदल सकता है, 2 घंटे में बदल सकता है, 4 घंटे में बदल सकता है, 5 घंटे में बदल सकता है। तो जितना दूरी आप मोबाइल से बनाएंगे एग्जाम टाइम पे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो फोन को दूर रखना है, पढ़ाई करते वक्त क्या करना है, फोन को दूर रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा। क्योंकि इससे होता है ना कि मोबाइल रखा हुआ है, किसी का मैसेज अच्छा चलो देख लेते हैं, और वही समय क्या करता है, आपका समय बिता देता है। ठीक है, उसके बाद जो है पॉइंट 9 जो आपके लिए है, पॉइंट 9 में ये है एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। मतलब जैसे जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में किस तरीके से जो है पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है आपको वहाँ पे जब हॉल में जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो आपको ना जैसे 9:30 में, जैसे 10 o'clock से आपका एग्जाम शुरू है, तो 9:30 में जो है आपको एंट्री, मान लीजिए बेंच पे आप बैठ गए, पेपर आपको क्वेश्चन आंसर शीट मिल गया, बुकलेट आपको मिल गया लिखने के लिए। ठीक है, उसके 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा। तो उस पेपर में जो है ना, वो आप सैंपल पेपर ऑलरेडी किए होंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें जो है किस किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना होगा। तो जो सबसे पहले जो आपको जो सवाल आसान लगते हैं, लग रहा है कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ये चीज़ है, इसको जो है फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास समय बचेगा। जो क्वेश्चन मान लीजिए कि नहीं होता है, किसी क्वेश्चन में आप फंसने वाले हैं और फंसेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका समय भी ज़्यादा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको वहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, और आपको एग्जाम हॉल में जो है ना साफ सुथरा राइटिंग, मतलब नीट एंड क्लीन करके लिखना है, और आपको किसी भी जो है प्रश्न से घबराना नहीं। इससे क्या होगा, तो अभी जो है जैसे हमने ये बताया कि आपको जो है जब आप पेपर लिख रहे होंगे तो आपको नीट एंड क्लीन लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ये पेपर का जो है ना फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपके सामने पेपर का फॉर्मेट है। तो सपोज कीजिए कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट आंसर लिखिए और उसके बाद लिखिए। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका यहाँ ख़त्म हो गया, तो यहाँ ख़त्म हो गया तो आप पेंसिल से जो है ना इस तरीके से कॉपी के अंदर इस तरह का जो है लाइनिंग बना दिए, ताकि जो है आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगेगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए सेकंड आंसर आप यहाँ लिखे और इसका आंसर जो है यहाँ ख़त्म हो गया, तो यहाँ भी क्या करना है, आपको इस तरीके से लाइनिंग कर देना है। फिर तीसरा का इस तरीके से लिखिए, यहाँ ख़त्म हो गया इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि जब ये ब्लॉक बना देते हैं कॉपी के अंदर, तो जब कॉपी के अंदर ब्लॉक बन जाता है तो कॉपी आपका काफ़ी स्वच्छ और सुंदर दिखता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन जो आप ये लिखे हैं ना इस तरह का, तो इसको जो है आप ब्लैक में यूज़ कर सकते हैं, और आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी कॉपी और भी अच्छी लगेगी। और जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। जेल पेन का यूज़ आप इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि जेल पेन यूज़ करने से हो सकता है कि कहीं वो पानी गिर जाए तो फैल जाएगा, तो कॉपी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें बॉल पॉइंट पेन को ही एग्ज़ाम के तौर पे यूज़ करना है। और लास्ट में जो है जो लास्ट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, मेहनत जो है किसी की बेकार नहीं जाती है। हमें जितना जो है अपने सिलेबस के साथ संघर्ष, बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी लगता है कि मेरा ये बहुत बाकी है, वो बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से जो है अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप आसानी से जो है ना
तैयारी कर सकते हैं अभी भी, और तैयारी करने के बाद जो है आप अच्छे मार्क्स ला भी सकते हैं। क्योंकि पूरा साल हो गया तो पूरे साल में कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ तो पढ़ाई तो ज़रूर हुई होगी, और उस पढ़ाई को जो है क्या करना है अभी आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। और जितने भी मैंने 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है उसको आप एक तरीके से एक बार सोच के, एक बार शांति मन से बैठिए और उस चीज़ पे सोचिए कि आखिर ये जो एग्ज़ाम हमको देना है तो क्या सही मायनों में मेरी तैयारी कितनी है। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, 20% है, 30% है, 50 है, 60 है, उसके हिसाब से जो आप बैठिए। क्योंकि बाद में जो है ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे यार थोड़ा सा पढ़ लेते तो 80% आ जाता, और थोड़ा पढ़ लेते तो 90% हो जाता, और थोड़ा पढ़ लेते तो 99 हो जाता। तो इस तरह का पछतावा आपको ना हो, तो उसके लिए जो है अभी ही क्या करना है, अभी आपके पास समय है। 1.5 महीना जो है कम नहीं होता है, 1 महीना कम नहीं होता है। अगर देखा जाए तो 1 ही महीना बचा हुआ है, तो आप उसको सही तरीके से समय देख के तैयारी कीजिए और जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कवर अप कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और देखिए जो आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे तो हो सकता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम में कम नंबर भी आ रहे हैं, तो उससे जो है आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप को जो है अपने टाइम टेबल के हिसाब से मेहनत कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए कि आप जो है जितना प्री बोर्ड में आया है उससे कहीं ना कहीं आप अच्छा मार्क्स जो है जो आपका एक्सपेक्टेशन है 80, 90, 100 जितना भी आप लेके आ सकते हैं। क्योंकि मुझे तो पता है कि सभी के जो है 100 में 100 नंबर नहीं आ सकते हैं, किसी के 90 रहेंगे, किसी के 85 रहेंगे, किसी के 60 रहेंगे, किसी के 40 भी रहते हैं। तो अब जिसकी जैसी तैयारी उसके हिसाब से उतना मार्क्स आता है। तो चूँकि कंपटीशन का दौर है आज के समय में, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हायर स्टडीज़ में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जो है आप मेहनत कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।